सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कानून, अदल और इंसाफ किसी भी मुआशरे के आप समझ लें कि ये वो तीन बुनियादी अनासर हैं जिनकी मौजूदगी और फाली मुआशरे को मजबूत से मजबूत तरीन बनाती है। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। कानून, अदल और इंसाफ की बदौलत ही अगर मैं कह दूं कि मिसाली मुआशरे तश्कील दिए जा सकते हैं तो गलत नहीं होगा। और ऐसा होता किस वक्त है, ये है सवाल। ऐसा होता उस वक्त है जब हुकूमत इदारों को आज़ाद करती है, जब हुकूमत मुल्की और अवामी मुफाद देखते हुए कानून साजी करती है, जब पार्लियामान से ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनसे एक आम आदमी की ज़िंदगी आप कह लें कि आसान हो गई। अच्छा, मगरिब की बात करते हैं। मगरिब हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे क्यों है ये हम नहीं सोचते, उसमें हम काम नहीं करते कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं मगरिब हमसे आगे है। आज बात करते हैं कि क्यों है। मगरिब के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, और उस ऐसी चीज़ की वजह से वो हमसे आगे हैं और हम उसकी वजह से पीछे हैं कि हमारे पास वो नहीं है। मगरिब ने यह कह लें कि इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे की, क्या है राज? इसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि मगरिब ने अपने मुआशरे में कानून को फाल किया, अदल और इंसाफ के निज़ाम को ना सिर्फ हम कहें कि मजबूत किया, बल्कि ऐसी मस्बत इस्लाहात की जिसकी बदौलत उनके रियासती इदारे, उनके कौमी इदारे मज़ीद ताकतवर हुए। जिन मुआशरों में अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान जो फासला जितना कम होता है, वो मुआशरे यकीन जानिए उतने ही ज़्यादा, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, उतने ही ज़्यादा पुरअमन और मुस्तहकम होते हैं। जिन मुआशरों में अवाम को मुल्क के अदल और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एतबार होता है, उन मुआशरों में आपको लगता है कि तवाज़ुन बरकरार ना रह सके? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन माशरों में हर हाल में तवाज़ुन बरकरार रहेगा। और ये सब होता है उस वक्त जब एक जमहूरी रियासत की जमहूरी हुकूमत के अफराद पार्लियामान में बैठकर कानून साजी के ज़रिए अपने मुल्क के इदारे मजबूत करें, इनमें बेहतरीन इस्लाहात भी करें, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ के मेरिट को बहाल करें, कानून को गैर सियासी करें, फाल करें। और ऐसा तब मुमकिन हो सकता है। उसी मगरिब की अगर मैं बात करूं, उनका एक मुल्क, मगरिब का एक मुल्क अमेरिका, अमेरिका के एक जज जिनका नाम है जी फ्रैंक कैप्रियो, अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड के शहर प्रोविडेंस में मॉडल अदालत के ये जज हैं, जो पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ कि शोहरत रखते हैं तो गलत नहीं होगा। मेहरबान होने के साथ साथ लोग उनको रहमदिल भी कहते हैं। अच्छा, उनकी अदालत में जहाँ शहरी अपने मसाइल लेकर जाते हैं और फौरी हल भी पाते हैं, उनकी मकबूलियत की वजह उनके फ़ैसले भी बने और उन्हें पूरी दुनिया से खतूत आते हैं, लोग ख़त लिखते हैं और लोग उनको पैसे भी भेजते हैं। अब ज़रा सोचें कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका की एक रियासत के मॉडल कोर्ट का जज पूरी दुनिया में इतना मकबूल हो गया। ये ज़रा क्लिप देखिए। तो क्लिप आपने देखा नाज़रीन, कानून और अवाम का ये रिश्ता, कानून और अवाम का ये रिश्ता जब इतना मजबूत हो जाता है तो फिर मुआशरे में अदम इस्तेहकाम का ख़तरा यकीनी तौर पे टल जाएगा, और टलना भी चाहिए। जराइम का खात्मा ताकत के बजाय अक्ल, शऊर और रहमदिली के साथ अगर किया जाए तो यकीनन बगैर किसी शक के शुबे के ज़्यादा बेहतर होगा। जब मुल्क का कानून मुल्क के शहरी के लिए, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नाइटमेयर की बजाय उम्मीद की किरण साबित होगा, या जब मुल्क का कानून एक आम फर्द के लिए जहर कातिल के बजाय आब हयात का काम करेगा, जब मुल्क का कानून मुल्क में रहने वालों के दिल में खौफ की बजाय एतमाद पैदा करेगा, एतबार, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, तो फिर उस मुल्क में जराइम की शरह क्या खुद ब खुद कम नहीं हो जाएगी? यकीनी तौर पर कम हो जाएगी। अब फ्रैंक कैप्रियो का दोबारा जिक्र करते हैं जी। फ्रैंक कैप्रियो, उन्होंने अपने फैसलों की बदौलत अवाम और कानून के दरमियान फासले मज़ीद कम की। अपने फैसलों के ज़रिए प्रैक्टिकली ये साबित किया, मैं अक्सर कहती हूँ ज़बानी जमा खर्च कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली अपने अमल से साबित करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रैक्टिकली उन्होंने अपने फैसलों से बात साबित की कि कानून किसी बला का नाम नहीं है जिससे आप खौफजदा हो जाएं। कानून किसी ऐसी बला का नाम नहीं है जो जिंदा इंसान खा जाती है, बल्कि जिस मुआशरे में कानून जितना मुतहरिक होगा वो मुआशरा उतना ही मजबूत होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा। उन्होंने अपने फैसलों से ये भी बताया कि कानून रहमदिल होता है, बहुत रहमदिल होता है। देखिए सर, अब आपने देखा ये वो बर्ताव कह लें, वो रवैया कह लें, वो एटीट्यूड कह लें, जिस वजह से एक आम आदमी के दिल में ना सिर्फ
इस जज के लिए एहतराम या इज़्ज़त पैदा होगी, बल्कि अपने इदारे के लिए भी इज़्ज़त बढ़ेगी। ऐसा ही है, उस आम शहरी को ये यकीन हुआ कि अदालत हो या कानून, वो उसी के लिए बने हैं और उसी के लिए काम करते हैं। टू कट शॉर्ट, उसी के हैं, उसी के लिए बने हैं, उसी के लिए काम करते हैं और उसी के हैं। ये एहसास बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है और हमेशा बहुत ज़रूरी रहेगा किसी के लिए भी जो यहाँ जाएगा। ये यकीन बहुत ज़रूरी था, है और हमेशा रहेगा कि जो कानून आपके लिए बनाया गया वो आपका ही है, क्योंकि वो बना ही आपके लिए था, तो आपका ही होगा। और आपका एतमाद, आपका एतबार, आपका कॉन्फिडेंस उस कानून पर हमेशा होना चाहिए, 100 में से 100%। वो हकीकी तौर पर आपके लिए ही है। लेकिन जिस माशरे में, अब आ जाते हैं किसी और तरफ, जिस माशरे में कानून को लोग खौफ की निगाह से देखते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं कानून का नाम सुन के, जिस माशरे के लोगों के दिलों में कानून के लिए ना इज़्ज़त रहती है, एंड वेरी सॉरी टू से, ना कोई एतबार रहता है, जिस माशरे के लोग ये समझते हो कि कानून अमीर का मुहाफ़िज़ है, लेकिन वही कानून गरीब का कातिल बन जाएगा। अमीर का मुहाफ़िज़ लेकिन गरीब का कातिल, आ गया ना एक डिफरेंस। उस माशरे का हाल क्या होता है? वही होता है जो हमारे माशरे का है। उस माशरे का हाल हमारे माशरे जैसा होता है। सज़ा का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जुर्म किया क्यों गया, क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है? ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर एक गरीब आदमी गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी करता है, गौर कीजिए ना, इमेजिन करें, गरीब आदमी है, गुर्बत है, घर में रोटी चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बच्चों का पेट भरना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो कहेगा चले चोरी करता हूँ। तो सज़ा उस गरीब आदमी को तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उससे पहले उस शख्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो इक़्तिदार पर बैठा है? और इक़्तिदार पर बैठा झूठे वादे करके, झूठे दावे करके, लेकिन उसके होते हुए उसके मुल्क में लोग भूखे पेट सो रहे हैं और बच्चों की भूख देखने के लिए, मिटाने के लिए वो चोरी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सज़ा उस गरीब को मिलेगी, इक़्तिदार वाले को नहीं। हमारे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे माशरे में जो साहब इक़्तिदार अफराद होते हैं वो हुकूमत में आते ही सबसे पहले इदारों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? वो सबसे पहले कौम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सिवाय उनके किसी और इदारे पर, किसी और शख्स पर एतमाद किया ही नहीं जा सकता, लिहाजा ना किया जाए। हमारे मुआशरे में जो हुक्मरान होता है वही सबसे ज़्यादा अपने इदारों की, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, तज़हीक करता है। तज़हीक, जिसके पास जितना बड़ा सरकारी ओहदा होता है वो उतना ही बड़ा कानून शिकन बनकर सामने आ जाता है, नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं अपने सरकारी ओहदे का। हमारे मुआशरे में अगर लोग करप्शन पर पकड़े जाते हैं तो सोचिए क्या होता है? उनके चाहने वाले उनको हीरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई हीरो है, हीरो बना देते हैं और सज़ा देने वाले इदारों के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर वो लोग हमला आवर होते हैं जो इस मुल्क के 3 बार हुक्मरान बनते हैं। इसलिए हमारे माशरे का दस्तूर अगर मैं कह दूँ कि उल्टा है तो बिल्कुल आपको सीधी बात लगेगी। यहाँ जो हुकूमत करने के लिए आता है वो सबसे पहले इदारों के इख्तियारात कम करने की कोशिश करता है, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करता है। हम पर हुकूमत करने वालों ने कानून और अवाम के दरमियान फासला बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा दिया कि अवाम पुलिस पर तो एतमाद करती ही नहीं है। ऐसा ही है, थाने जाने से खौफ आता है सबको, अगर कोर्ट कचहरी का नाम सुन लें तो जान निकल जाती है। मामला सेटल करवाने के लिए रिश्वत तक देते हैं बेचारे लोग, मिन्नतें तरले भी करते हैं, लेकिन ना पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं ना अदालत जाना चाहते हैं। इसकी एक वजह ये कि एक तो हम पर जो हुकूमत करने वाले हैं उन्होंने इन कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना गुलाम बनाया, उनके इख्तियारात कम कर दिए, उनमें सियासी भर्तियां कर दी, उनको अपनी सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरी वजह ये कि यहाँ जुर्म करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन उससे जुर्म कैसे हुआ, उसने जुर्म किया क्यों था, ये जानने की कोशिश तक नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर अभी कुछ अर्सा पहले कराची में ये शोर उठ गया था कि रॉन्ग वे से आने वालों के खिलाफ ना सिर्फ चालान किया जाएगा बल्कि उनकी FIR भी काटी जाएगी। आपको याद होगा, अब जिस पर ये FIR काटी जाती वो चाहे तालिब इल्म हो या कोई मेहनत कश हो या कोई भी शख्स हो, वो ना बैरून मुल्क नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था ना उसको सरकारी नौकरी मिलती। इस तरह कितने ही लोगों के मुस्तकबिल दाव पर लग जाते।
ज़रा सी गलती की वजह से कितने ही अफराद अपने मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगवा कर बैठ जाते। तवील अरसे से लोग रॉन्ग वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप सज़ा अपने शहरियों के एक आम आदमी के मसाइल को देखते हुए तजवीज़ कर देते ये हल, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ अमीर, बड़ा आदमी, एलीट तबका जब कानून की जद में आता है तो वो क्या करता है, देखिए ज़रा। लोग हैं जो इस मुल्क के हुक्मरान बने, बार बार बने, मैं अक्सर कहती हूँ बार बार बने, और इनमें से कुछ तो अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका फ़र्ज़ क्या था कि पार्लियामेंट में बैठकर ऐसी कानून साज़ी करते, ऐसे इक़दामात करते जिनकी वजह से अवाम और कानून के दरमियान फासले कम होते। उन पर फ़र्ज़ था कि ये अपने कौमी इदारों को मुनाफे बख्श बनाते, ये अपने रियासती इदारों में सेहतमंद इस्लाहात करते, उनको मज़ीद बाइख्तियार बनाते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने उल्टा इदारों के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि ये सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें, ये लोग ख़ुद सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये कि जब नवाज़ शरीफ ऑपोजिशन में होते, याद करें, तो वो पीपल्स पार्टी को अदालतों की इज्जत करने का मशवरा देते, थकते नहीं थे। ऐसा ही है, हर वक्त इज्जत करने का मशवरा देते थे अदालतों की, पीपल्स पार्टी को अदालतों का एहतराम करने का दर्स भी देते थे, अदालतों के मुहाफिज भी बने रहे खुद। और जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आए, अब सिचुएशन चेंज होगी, ऑपोजिशन से इक़्तिदार में, तो जरदारी साहब अदालतों के साथ खड़े हो गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने अदालतों की हिमायत शुरू कर दी, नवाज शरीफ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। क्योंकि अब आप वजह जाने, आसिफ अली जरदारी इक़्तिदार में थे तो नवाज शरीफ को जरदारी हुकूमत अदालतों के ज़रिए जाती हुई दिखाई दे रही थी, उन्होंने इसलिए अदालतों का साथ दिया। और जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे तो जरदारी साहब को नवाज शरीफ हुकूमत अदालतों के ज़रिए गिरती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए जरदारी साहब ने उस वक्त अदालतों का साथ दिया। जबकि हकीकत ये थी कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, दोनों ही ये जानते थे कि अगर मुकदमात अदालत गए, ख्वाह वो किसी के भी हों, तो बचना किसी एक ने भी नहीं है। और फिर जब दोनों इक़्तिदार में ना रहे तो उन्होंने मिलकर अदालतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का फ़ैसला किया। और ये अफसोस का मुकाम हमारे हुक्मरानों के ये रवैये ही हैं जिनकी वजह से मुआशरा कभी मिसाली मुआशरा बन ही नहीं सका इतने सालों में। ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से अवाम और कानून के दरमियान फासले कभी कम हो ही नहीं सके। जब हुकूमत करने वाले सिर्फ हुकूमत करने के लिए हर इदारे को सियासी कर देंगे, हर इदारे को यरगमाल बना लेंगे, हर इदारे को धमकाएंगे, तड़ियाँ लगाएंगे, हर इदारे पर कीचड़ उछालेंगे, हर इदारे को गंदा करने की कोशिश करेंगे, तो माशरे की तरबियत कैसी होगी? माशरे की तरबियत भी वैसी ही होगी। हमारे माशरे में तो हाल अब ये कि अगर आप वक्त के हुक्मरान के ख़िलाफ़ कुछ कह दें, गलती से कह दें, तो फिर आपकी ज़बानबंदी लाजिम हो जाती है। अजीज़ मेमन, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला एक सहाफ़ी जिसने ख़बर ब्रेक की थी बिलावल के ट्रेन मार्च में, जो लोग लाए गए वो पैसे देकर लाए गए थे। देखिए ज़रा, इस खबर के बाद क्या होना था वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, जो हुआ। इनको धमकियां मिलने लगीं जिसका इजहार इन्होंने कई बार किया था। ज़रा ये भी देखिए, आपने सुना। और अब ये सहाफ़ी जिसका नाम अज़ीज़ मेमन था, ये हम में नहीं रहा। 56 साल अज़ीज़ मेमन की लाश एक अक़लियती बिरादरी की इबादत गाह के करीब से मिली। इनके गले में इलेक्ट्रिक तार फंसी हुई थी और इनको धमकियां दी जा रही थी। किस जानिब से? आप हैरान होंगे, पुलिस की जानिब से। भला पुलिस भी किसी को धमकियां देती है? पुलिस तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। धमकियां देने वाला कोई और नहीं, दोबारा सुन ले, पुलिस थी, पुलिस। और ये पहली बार हुआ हमारे मुल्क में? पहली बार तो नहीं हुआ। अयान अली को पकड़ने वाले पुलिस एहलकार का हाल क्या हुआ था, याद है आपको? यही हुआ था। किसने मारा, क्यों मारा, बस मार दिया। यहाँ तो यही होता है। यहाँ कानून ने दिन दिहाड़े 14 अफराद मार दिए। यहाँ कानून ने हुक्मरानों के ख़ानदानों तक को प्रोटोकॉल दिया। यहाँ सियासत बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। अजीज़ मेमन के कत्ल पर कमेटी बनेगी, कमेटी बनी, फिर क्या होगा? कमेटी बनने के बाद तफ्तीश होगी और फिर क्या होगा? केस बंद हो जाएगा। जो आसिफ जरदारी साहब इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों का सुराग ना लगा पाए। सोचें ज़रा, वो एक गरीब सहाफ़ी के कत्ल पर क्या तहकीकात जो हैं, आपको लगता है तहकीकात करवा लेंगे?
आपको लगता है इज इट पॉसिबल? ये कमेटियाँ, ये इंक्वायरियाँ, ये सब मरहूम की, आपको सुनने में कड़वा लगेगा, हजम करने में भी कड़वा लगेगा, लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। ये कमेटियाँ, ये इंक्वायरियाँ, ये सब मरहूम की आखिरी रसूमात समझ लें। मरने वाले की आखिरी रसूमात होती है ना, मरहूम की आखिरी रसूमात समझ लें आप। ये इंक्वायरियाँ और कमेटियाँ, तहकीकात। मरने वाले ने गलती भी इतनी बड़ी की थी मेरे ख्याल से, उसका जुर्म भी तो नाकाबिले माफ़ी था ना। उसने हिम्मत कैसे की ये बताने की, उसकी हिम्मत हुई कैसे ये बताने की कि बिलावल जरदारी साहब के ट्रेन मार्च में लोगों को पैसे देकर लाया गया। ये है हमारा मुआशरा, क्योंकि हमारे मुआशरे को चलाने वाले लोग ही ऐसे हैं। और हमको अगला अफसोस का मुकाम कि हमें उनकी आदत हो चुकी है। कहते हैं हम यूज्ड टू हैं, हमें आदत हो गई। हम बस सोशल मीडिया पर दूसरे ममालिक से आने वाली वीडियोस को देखकर खुश हो जाते हैं कि इन ममालिक में कानून होता है, और कानून ऐसा होता है क्योंकि वहाँ हुकूमतें कानून को ना गुलाम बनाती हैं, ना अदालतों की रुकावट बनती हैं, ना जज साहिबान को गालियाँ निकालती हैं, ना अपने निकम्मेपन को फ़ौज की साजिश करार देती हैं, सरकारी इदारों को तबाह नहीं करती, ना वो हुकूमतें मेरिट की धज्जियाँ उड़ाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।